और आज झारखंड में 43 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान डाले जा रहे हैं। जी हां, पहले चरण का मतदान हो रहा है। झारखंड की 81 में से 43 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। ऐसे में बहुत ही लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। भारी मात्रा में लोग वोट डालने को उमड़ कर आए हुए हैं और खासकर आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत काफी बेहतर देखा जा रहा है, जिसे लेकर के ऐसे तारीफ की जा रही है कि झारखंड के लोगों में मतदान को लेकर के जागरूकता काफी बढ़ गई है, ऐसा कहा जा रहा है। और एक तरह से यह माना जा रहा है कि इस बार जो जनता का फैसला होगा वो वाकई में बहुत ही चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से मतदान देखे जा रहे हैं, लोगों का जो मतदान की तरफ रुझान है, लोगों के अंदर ये उत्सुकता है कि उन्हें अपना नेता चुनना है। अगले 5 साल वो अपने प्रदेश की सत्ता किसके हाथों में सौंपने जा रहे हैं, इसके लिए उनके अंदर काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, अभी तक जो 3 बजे तक के आंकड़े आए हैं यश, उनके मुताबिक लगभग 60% वोटिंग की जा चुकी है। तो किन सीटों पर कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं, क्या इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, धन्यवाद आराधना। सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि आज झारखंड के लिए, झारखंड की जनता के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज झारखंड की जनता ने अपने मुद्दों को लेकर, झारखंड की अस्मिता को लेकर, आदिवासियों की अस्मिता को लेकर और जो उनके तमाम मुद्दे होंगे, युवाओं के, बेरोजगारों के, छात्रों के, बुजुर्गों के, महिलाओं के, उन सब ने अपने अपने मुद्दों को लेकर आज वोट डाला होगा। और जो वोटिंग प्रतिशत नज़र आ रहा है उसको देखकर लगता है कि भारी मात्रा में लोगों ने जाकर अपने मुद्दों को लेकर बड़ी जागरूकता के साथ वोटिंग की है। तो आइए अब आंकड़ों की बात करते हैं कि कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है। एक तो ओवरऑल और उसके साथ ही साथ क्षेत्रवार हम देखेंगे कि किस क्षेत्र में कितनी प्रतिशत वोटिंग की गई है। ओवरऑल जो आंकड़ा आया है वो है 59.28% का। ये 3 बजे तक का आंकड़ा है। अभी जो आपने बताया 60% का, तो 60% तक जो वोटिंग है वो 3 बजे हो चुकी है। यानी एक तरह से लोगों ने जो ये जमकर प्रचार किया है, अपना हर पार्टी ने, हर राजनीतिक दल ने चुनाव प्रचार में जो ताकत झोंकी है, उसका नतीजा कहीं ना कहीं जनता के मतदान के बाद पता चल जाएगा कि आखिर कौन कितना मजबूती से जनता के बीच पहुंच पाया। देखिए, इस समय जब हम बात कर रहे हैं, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, झारखंड के पहले चरण के जो चुनाव हैं उस पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो 950 बूथ ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, वहाँ वोटिंग 4 बजे बंद कर दी गई है। इस मुद्दे पर भी हम आएंगे। और बाकी जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ अभी 4:50 हो रहे हैं जब हम चर्चा कर रहे हैं। 10 मिनट बाद यहाँ भी जो वोटिंग है वो समाप्त हो जाएगी और फाइनल आंकड़े 5:30 बजे तक आएंगे। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी जब लगभग 60% के वोटिंग आंकड़े दोपहर 3 बजे तक के हैं, तो ये माना जा रहा है कि लगभग जो फाइनल आंकड़े आएंगे वो 70 से 75% तक के होंगे, जो कि पिछली बार की तुलना में बहुत ही बम्पर वोटिंग प्रतिशत बनकर सामने आ रहा है। यानी कि झारखंड की जनता ने बहुत अच्छा अपना जो है योगदान दिया है इस बार की वोटिंग में। घर से निकले हैं लोग, और अक्सर कहा जाता है लोग छुट्टियां मारने चले जाते हैं, लेकिन इस बार लोगों को पता है कि क्या महत्वपूर्ण है और जाकर उन्होंने वोटिंग की है। ये प्रतिशत, जो वोटिंग प्रतिशत निकल कर आया है और जो अनुमानित है, उससे ये तो समझा जा सकता है। अब आइए हम बात करते हैं कि क्षेत्रवार कहाँ कितनी प्रतिशत वोटिंग हुई है और किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। चतरा की बात करें हम, चतरा में 58.23% मतदान की बात कही जा रही है। जी। और ईस्ट सिंहभूम 58.72% वोटिंग यहाँ पर हुई है। गढ़वा में 61.6% वोटिंग हुई है। जी। गुमला की बात करें 64.59% वोटिंग यहाँ पर हुई है दोपहर 3 बजे तक। हजारीबाग की बात करें 57.16% वोटिंग यहाँ पर है। जी। खूंटी में 63.35%। कोडरमा 58.13%। यहाँ थोड़ा कम है, यहाँ 60 को टच नहीं कर पाया, लेकिन लगभग उसी के हर जगह लगभग 60 के आंकड़े को छू रहा है ये वोटिंग का आंकड़ा। जी, अभी मैंने जो बताया और आगे जो बताने भी वाला हूँ उसमें मैं जो देख रहा हूँ लगभग 60 के आसपास ही सब है, और ओवरऑल आंकड़ा भी वही 60% आया है अभी तक। जी। लातेहार की बात करें, लातेहार में 62.81। लातेहार वही है जहाँ पे कल्पना सोरेन को जाने से रोक दिया गया था, वहां 60 पार कर गया है वोटिंग प्रतिशत। जी हाँ, भले ही प्रत्याशी वहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए, जनता जरूर इंतजार कर रही थी कि उन्हें अपना नेता चुनना है। बिल्कुल, आप उनके नेता को वहां पहुंचने दें, ना पहुंचने दें, किसी तरीके से भी रोक लें, लेकिन जनता को उनके बूथों तक पहुंचने से और बटन दबाने से कौन रोक सकता है। तो जनता तो पहुंच गई और उन्होंने अपना जो है मत का जो अधिकार है उसका तो प्रयोग कर ही लिया। आगे बात करते लोहरदगा, ये भी वही एक क्षेत्र है जहां उनकी उसी दिन रैली थी और वो नहीं जा पाई थी। तो लोहरदगा में 65.99 यानी 66% वोटिंग यहाँ लोहरदगा में देखी गई है। पलामू की बात करें 56.57% है। रामगढ़ में 59.22%। रांची 53.40% है।
रांची से मुझे याद आया कि पूर्व कप्तान, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी भी वहां अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। इस दौरान भी वहां पर काफी भीड़ देखी गई। मतलब MS धोनी का वोट डालना लोगों के लिए आकर्षण का विषय रहा। उन्होंने ना सिर्फ एक तरह से अपना वोट डाला बल्कि बाकियों को भी मतदान के लिए और उनमें जोश भरा। जी बिल्कुल, कैप्टन कूल, माही, थाला, जो भी कहें आप, महेंद्र सिंह धोनी भी झारखंड रांची से बिलोंग करते हैं, वहीं के वोटर हैं और वो भी अपना मताधिकार प्रयोग करने के लिए वो अपने बूथ पर पहुंचे थे। और रांची में आपको मैं बता दूं, रांची में ही CM हेमंत सोरेन भी वोट करने पहुंचे थे। उन्होंने भी अपनी पत्नी के साथ वोट डाला और उसका उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो भी डाला और साथ ही जो अपील जो करते हैं आमतौर पर कि आप लोग भी जाकर वोट डालें, वो भी अपील की उन्होंने। तो धोनी भी गए और झारखंड के CM ने भी रांची में वोट डाला। आगे बात करते हैं सरायकेला। अब सरायकेला की बात करें तो फिर ये वही है चंपई सोरेन जहां से उतरे हैं। पिछली बार किसी और उससे थे, किसी और चिन्ह से थे, इस बार किसी और चिन्ह से हैं। ठीक है, तो 66.38% वोटिंग है। यानी मतलब मैं देख रही हूँ जहां तक यश कि अभी तक बाकी सारी सीटों की तुलना में सरायकेला सीट पर काफी अच्छा वोट प्रतिशत देखा गया। यहाँ काफी ज्यादा लोगों ने वोट किया। बाकी सीटों की तुलना में सबसे ज्यादा शायद यहीं पे वोटिंग हुई है। जी बिल्कुल, अभी ये लिस्ट जो मैं देख रहा हूँ इसमें 2 नाम और बच्चे हैं और इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर वोटिंग कहीं हुई है तो वो सरायकेला में ही हुई है, जहाँ से चंपई सोरेन प्रत्याशी हैं। इस बार बीजेपी के, पिछली बार JMM से थे। तो ऐसा लगता है कि जनता ने जाके जो है जवाब देने का काम किया। अब देखते हैं उनके पक्ष में किया है कि उनके विरोध में किया, ये तो अब 23 तारीख को ही पता चल पाएगा। यानी कि जो कहा जा रहा था कि चंपई सोरेन की सरायकेला सीट हॉट सीट्स में गिनी जा रही थी और काफी कड़ा मुकाबला था, क्योंकि चंपई सोरेन पूर्व CM रह चुके हैं। हालांकि वो CM जब बने थे तब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता थे और आज जब वो वहां से प्रत्याशी हैं अगले विधानसभा चुनाव के लिए तो वो बीजेपी के नेता के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में इस सीट की महत्ता काफी बढ़ गई है। मतलब इसे लेकर के चर्चाओं का बाजार हमेशा से ही गर्म रहा है, जब से चंपई सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी देखा गया। तो इस हिसाब से इस सीट को लेकर के चर्चाएं जितनी थी उतने ही लोगों ने यहां पर जाकर के मतदान किया है। अब ऐसे में नतीजा क्या आता है ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए, चंपई सोरेन इज्जत तलाश रहे थे, कह रहे थे JMM में इज्जत नहीं मिली, पता नहीं कौन सी इज्जत तलाशने बीजेपी में चले गए थे। अब देखते हैं जनता ने उनकी इज्जत की है, क्या इज्जत अफजाई की है, ये तो 23 तारीख को ही पता चल पाएगा। 2 सीटें और बच रही हैं, उनके भी आंकड़े मैं बता देता हूँ। ओवरऑल सिमदेगा की बात करें हम, सिमदेगा में 64.31% की वोटिंग हुई है और आखिरी है वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम की बात करें 60.35। तो देखा जाए तो सभी जो क्षेत्र हैं, सीट है, उनमें लगभग 60 के आसपास, कुछ 2-4% अगर कम ज़्यादा हो जाए तो सब में 60% वोटिंग हुई है। और ओवरऑल भी देखा जाए तो 59.28%, यानी 60% तक की वोटिंग। ये 3 बजे तक के आंकड़े मैं फिर से बता रहा हूँ, 5:30 बजे फाइनल आंकड़े आएंगे। और इसमें यह भी कहा जाए कि 4 बजे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग रोक दी गई, 5 बजे अभी 2 मिनट 5 मिनट बाकी हैं, शहरी क्षेत्रों में भी वोटिंग रोक दी जाएगी। तो अनुमानित है कि 70-75% तक ओवरऑल वोटिंग देखी जा सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रतिशत है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में लगभग 64% वोट पड़े थे और इस बार ये 60 का आंकड़ा तो 3 बजे तक ही पहुंच गया है। ऐसे में उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जब तक वोटिंग समाप्त होगी, यानी 5 बजे तक, ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, 70 से 80% के बीच तक जा सकता है। यानी लोगों में इस बार पिछली बार की तुलना में ज्यादा उत्साह है, उन्हें ज्यादा चाहत है अपने नेता को चुनने की। अब ये कह ले कि इस बार चुनाव प्रचार में जितनी ताकत सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी है ये उसका नतीजा है, या फिर जिस हिसाब से राजनीति का परिदृश्य बदलता जा रहा है उसे लेकर के लोगों में भी ये एक खुद से आया है कि हाँ, हमें अपना नेता चुनना है। लेकिन हाँ, वोट प्रतिशत जरूर इस बार काफी बढ़ चुके हैं। अगर हम इन 43 सीटों की बात करें तो पिछली बार इन 43 सीटों पर 64% वोट मिले थे और इस बार इन्हीं 43 सीटों पर यह आंकड़ा 70 से 80 के बीच में जाता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। और अगर वोट प्रतिशत की बात करते हैं तो यश, हम मतलब हमने ये भी देखा कि जो अभी बीते लोकसभा चुनाव में जो नतीजे रहे उसमें झारखंड में मतलब जैसे इस चुनाव में सबसे ज्यादा 2 चीजों की बात रही। पहला, आदिवासी क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाना। सभी राजनीतिक दलों की कोशिश यही थी, क्योंकि झारखंड को आदिवासी बाहुल राज्य एक तरह से माना जाता है।
और मतलब वहां पे आदिवासियों की संख्या तादाद काफी ज्यादा है। तो ऐसे में झारखंड में आदिवासियों को भी अपनी योजना, उनके लिए योजनाएं लाना और उन तक अपनी योजनाएं पहुंचाना, ये हर राजनीतिक दल के लिए बड़ी चुनौती थी। और वहीं इसके अलावा दूसरा अगर देखा जाए तो महिलाओं को लेकर के भी सजग रहे सभी राजनीतिक दल, महिलाओं के मुद्दों पर भी उन्होंने काम किया है। और वोट प्रतिशत इस बार अगर हम बात करें तो जो 43 सीटें हैं उसमें आरक्षित सीटें कुल 26 हैं, जिन पर अभी वोटिंग आज हो रही है। कुछ ही देर में समाप्त भी हो जाएगी, कुछ ही मिनटों में समाप्त भी हो जाएगी। तो उनमें 43 में 26 सीटें रिजर्व्ड आरक्षित वर्ग की थी, जिसमें कि 6 सीटें शेड्यूल्ड कास्ट यानी शेड्यूल्ड कास्ट की थी और 20 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब की थी, अनुसूचित जनजाति की। तो इन सीटों में अगर देखा जाए कि लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें हम, तो जो आरक्षित वर्ग की सीटें थी, बीजेपी को वहां से जोरदार झटका लगा था। हालांकि झारखंड में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, 14 सीटें जीती थी, लेकिन बीजेपी के पास 9 सीटें थी, 14 की 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन जो 5 सीटें आरक्षित वर्ग की थी वो 5 की 5 सीट बीजेपी हार गई थी। जी हां, और ये 5 की 5 सीट इंडिया गठबंधन के खेमे में चली गई थी। ऐसे में अगर देखा जाए तो इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जो आरक्षित वर्ग की सीटें हैं उन पर वो जीत हासिल कर पाए, क्योंकि आरक्षित वर्ग मतलब अगर आरक्षित वर्ग की हम बात करें, अगर हम एसटी एससी वर्ग की बात करें तो उनमें देखा जा रहा है कि जनता के अंदर नाराजगी है बीजेपी के खिलाफ। इसके पीछे के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है कि उन्होंने उनके मुख्यमंत्री को जिस हिसाब से जेल में भेज दिया, ऐसा लोगों के अंदर इस बात की नाराजगी है क्योंकि हेमंत सोरेन को ईडी ने केस मनी लॉन्ड्रिंग के केस के तहत गिरफ्तार किया था और एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया था, जिसे लेकर के जनता की नाराजगी बताई जा रही है और ये लोकसभा चुनाव पर के नतीजों पर इसका असर देखा गया। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे यश? देखिए, जैसे जैसे देखा जा रहा है कि बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो पिछली बार की तुलना में घटा है और इस बार भी है, जो कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है। और मुझे लगता है आप इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे, आपके पास इसके आंकड़े हैं, तो इसके बारे में आप बताइए। और इसके बाद में मेरे पास कोई नई जानकारी आई है, इस चर्चा के बाद मैं वो जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। जरूर जरूर। तो अगर देखें बीजेपी के वोट प्रतिशत की ही बात करें तो लोकसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी को 51.6% वोट मिले थे और वही अगर हम 2019 की लोकसभा चुनाव पर आते हैं तो यहां पर बीजेपी का वोट प्रतिशत 50% रह गया, यानी देखा जाए तो लगभग 1.5% की गिरावट देखी गई, यानी बीजेपी की लोकप्रियता में कमी आई है। जबकि अगर विधानसभा चुनाव में देखें तो वही जो 6 महीने के अंतराल पर हुआ था 2019 में विधानसभा चुनाव, उसमें बीजेपी का वोट प्रतिशत बल्कि बढ़ा था। लेकिन अब उसके बाद अभी जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव हुए हैं हाल ही में, उसमें जरूर बीजेपी का वोट प्रतिशत गिर गया है, 1.5% की गिरावट देखी गई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान इस वक्त के अंतराल में जनता को मना पाई है? वो जो नाराजगी है, वोटों में जो गिरावट है, क्या उसे वो कवर कर पाएगी? ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल अभी जो हम अगर मुद्दों की बात करें तो इन 43 सीटों पर तो चुनाव प्रचार थम चुके हैं, लेकिन दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जरूर जारी है और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार मैदान में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन लगातार जा रहे हैं, अपनी रैलियां कर रहे हैं, रैलियों में संबोधन कर रहे हैं। इस बीच एक अहम मुद्दा उठा है मैया सम्मान योजना का। इसे लेकर के हमारे सहयोगी यश आपको जानकारी देंगे। मैया सम्मान योजना अभी विवादित क्यों हो गई है? देखिए, ये जेएमएम की प्राइम योजना है मैया सम्मान योजना और इसकी कार्ड बीजेपी ढूंढ नहीं पा रही है और ये इतनी लोकप्रिय हो गई है, लगभग 55 लाख महिलाओं इससे लाभान्वित किया जा रहा है और इसके दम पर चुनाव लड़ा जा रहा है जेएमएम की ओर से और इसी को लेकर महिलाएं पहुंच भी रही हैं बूथों में और वोट डाल रही हैं। अब बीजेपी के पास जब इसकी कार्ड नहीं है वो तो कुछ ना कुछ वो करने की कोशिश करेगी ही। कल ही हमने बात की कि कैसे जब चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा था तब तक इन्होंने कोई ना कोई ऐसी चाल चलने की कोशिश की बीजेपी वालों ने कि हम हेमंत सोरेन को उनके प्रचार क्षेत्र में जाने से रोकें, कल्पना सोरेन को उनके प्रचार क्षेत्र में जाने से रोकें, उनके पीए के घर रेड डलवा दें। तो कुछ ना कुछ करके ये लोग प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे थे, उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब बात करें मैया सम्मान की तो बीजेपी जो है PIL फाइल कर चुकी है मैया सम्मान योजना के लिए। अब एक फ्रेज उसमें लिखा है, मैं आपको बताता हूँ बीजेपी का क्या कहना है, बीजेपी की क्या शिकायत है मैया सम्मान योजना को लेकर। उस PIL में लिखा है, खैर उसमें बहुत कुछ ब्यौरा है, उसको खैर हम
स्क्रीन पर दिखा देंगे, लेकिन जो उसमें लाइन लिखी हुई है, स्टेट इज पेइंग मनी इन कैश इन मैया सम्मान योजना अमाउंट्स टू करप्ट प्रैक्टिस। यानी इनका ये कहना है कि ये घूस दे रहे हैं राज्य की महिलाओं को मैया सम्मान योजना के नाम पे, एक योजना का चोला पहना के महिलाओं को, स्त्रियों को, लड़कियों को जो है घूस दी जा रही है। यानी एक तरह से मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि महिलाओं के बीच कल्पना सोरेन की जो बढ़ती लोकप्रियता है उसकी कार्ड बीजेपी को नहीं मिल पा रही है। एक तरफ कल्पना सोरेन महिलाओं के बीच जाकर अपनी सभाएं कर रही है, रैलियां कर रही है और बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ रही है उनकी सभाओं में, महिलाओं की खास तौर पर बहुत ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। तो एक तरफ तो बीजेपी के अंदर इसका डर भी बताया जा रहा है कि जिस हिसाब से कल्पना सोरेन की लोकप्रियता बढ़ी है तो ऐसे में बीजेपी डरी हुई है। वहीं दूसरी चीज कि मैया सम्मान योजना झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस लोकप्रियता को और बढ़ावा देने का काम कर रही है। और क्या ऐसे में इसलिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इन्हीं चीज़ों को लेकर बीजेपी डरी हुई है कि इनकी जो योजनाएं है ये महिलाओं को किस तरीके से लाभान्वित कर रही हैं और महिलाएं इनको वोट दे रही हैं इसके लिए। तो बीजेपी कुछ ना कुछ तो करेगी ही, लेकिन ये जो बीजेपी ने अब ये नया काम किया है, सवाल ये उठता है कि आप मैया सम्मान योजना को लेकर PIL फाइल करते हैं और ये कहते हैं कि ये आप महिलाओं को राज्य में घूस देकर वोट ले रहे हैं, एक योजना को ये जामा पहना रहे मैया सम्मान योजना का, और उसके पीछे महिलाओं को घूस देकर आप वोट मांग रहे हैं। आप एक बात बताइए, महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना फिर क्या है? लाडकी बहन योजना को आपने बहुत ज़ोर शोर से ढोल नगाड़े के साथ प्रचारित किया कि हम महिलाओं के खाते में पैसे डालेंगे। अगर ये घूस देना है मैया सम्मान योजना, तो फिर लाडकी बहन योजना क्या है? ये दोहरा रवैया क्यों अपना रही है बीजेपी? लाडकी बहन योजना को लेकर के जबकि शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगी है महाराष्ट्र की सरकार को कि आपके पास इन योजनाओं के लिए पैसे हैं और बाकी लोगों की जरूरतें के लिए पैसे नहीं है, जहां आपको मुआवजा देना है उसके लिए पैसे नहीं है, ऐसा करके इस उनकी उस योजना के लिए उन्हें फटकार तक लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, फटकार तो लग चुकी है, लेकिन यहाँ बीजेपी को फटकार नहीं लगती, बीजेपी अपनी मनमानी करती रहती है। अभी एक जो PIL फाइल की है, इस पर हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने क्या लिखा है मैं बताना चाहूँगा। ये मैया सम्मान योजना पर बीजेपी ने जो PIL फाइल की है उस पर लिख रहे हैं कि एक तरफ हमने मैया की 4 किश्तें 57 लाख बहनों के खाते में भेज दी हैं। अभी हम जब कल इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे थे आराधना, तो उसके एक दिन पहले जो चौथी किश्त है मैया सम्मान योजना की, वो झारखंड की महिलाओं के खाते में पहुंच गई थी। और साथ ही साथ ये भी वादा किया गया था कि अभी इस चुनाव के बाद अगर JMM और इंडिया गठबंधन की जीत होती है तो इस राशि को बढ़ाकर 2500 कर दिया जाएगा। अब ये देखते हुए बीजेपी ने, जैसे अभी तक फेज़ 1 में ये काम कर रही थी, अब फेज़ 2 की शुरुआत होते ही बीजेपी फिर से अपने उसी काम में लग गई है जिसके लिए वो जानी जाती है। हेमंत सोरेन आगे लिख रहे हैं, वहीं भाजपा मैया सम्मान बंद करवाने हेतु एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, अजब बेशर्मी है। कल हाईकोर्ट में मैया सम्मान के खिलाफ के लिए केस नंबर वगैरह वगैरह सूचीबद्ध है और तानाशाह पूरी ताकत से इस योजना को बंद करवाने में जुटा हुआ है। आप देखिए, कल इस केस में सुनवाई है, दूसरे चरण का प्रचार शुरू हो चुका है, आज जो है प्रचार थम चुके हैं, वोटिंग थम चुकी है, प्रचार जारी है। कल जाहिर तौर पे इनकी रैलियां होंगी और ये चलता रहेगा, लेकिन इनको पहले दिन से अड़ंगा डालने के लिए, इनको रोकने के लिए, इनके रास्ते में रोड़ा अटकाने के लिए बीजेपी, देखिए पहले दिन से, कल इसी चीज़ पे हम बात कर रहे थे कि JMM को ये करना चाहिए कि चुनाव आयोग एक चिट्ठी लेके आगाह कर देना चाहिए कि पहले चरण में हमें बीजेपी ने बहुत परेशान किया, बहुत अड़ंगे डाले, दूसरे चरण में कम से कम सुनिश्चित जो सुगम चुनाव प्रचार है वो तो सुनिश्चित हो सके। लेकिन पहले दिन से जो है बीजेपी फिर से अपने उसी पुराने काम में लग गई है और आप देखिए PIL फाइल हो गई है मैया सम्मान योजना के लिए। मतलब एक तरफ बीजेपी की अगर हम घोषणा पत्र की बात करें, उनके मैनिफेस्टो में खुद ये लिखा गया है कि वो महिलाओं को 2100 रुपए देंगे अगर उनकी सरकार आती है। तो मतलब इस तरह के वादे वो खुद भी कर रहे हैं कि अगर हम सरकार में आते हैं तो हम आपको ऐसी योजनाएं देंगे। लेकिन वहीं जो वहां की सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी तरफ से जब इन योजनाओं को किया जा रहा है, जब किस्त दी जा रही है, तो वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके खिलाफ वो कोर्ट जा चुके हैं, केस दर्ज हो चुका है। एक तरह से ये कहीं ना कहीं पार्टी की योजनाओं को रोकने की कोशिश, ऐसा हेमंत सोरेन ने कहा है कि ये उनकी कोशिश, उनसे रोकने की कोशिश की गई है। इस पर हेमंत सोरेन की एक बाइट भी आई हुई है, उन्होंने इस पर एक बयान भी दिया हुआ है, इस पर हम आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है यश कि ये जो कोशिश है ये कहां तक तर्कसंगत है? देखिए, कहाँ तक तर्कसंगत है, आप देखिए, आप मुद्दों पे बात कीजिए। अगर आपकी योजनाएं ज़्यादा लाभान्वित करती हैं लोगों को, तो उनको लेकर आप ग्राउंड पे उतरिए और जनता उन चीज़ों पे आकलन करेगी कि आप अपने घोषणा पत्र में क्या दावा कर रहे हैं, JMM अपने घोषणा पत्र में क्या दावा कर रही है, उस पर कंपैरिजन करके। इसके अलावा और भी राज्यों में अगर बीजेपी की जो सरकार है वहाँ उन्होंने जो घोषणाएँ की उनमें आपने किन किन वादों पर काम कर लिया, इसको देखकर जनता वोट देगी। तो ये
आप योजनाओं को दबा नहीं सकते। अगर लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं और आप योजना को ही बंद करवाने के लिए PIL दाखिल करें, वो भी महिलाओं की योजना को, तो एक तरह से फिर आप किस तरीके से महिला सम्मान की बात करें? अगर महिलाओं को ही लाभान्वित होने से आप रोक रहे हैं तो फिर आप महिलाओं के ही खिलाफ जा रहे हैं। तो फिर आप महिलाओं के सम्मान की, महिलाओं के उत्थान की बात ना करें तो ही बेहतर है। जी हाँ, बिल्कुल। इस योजना का नाम भी मैया सम्मान योजना इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये महिलाओं के आत्मसम्मान को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। इस पर हेमंत सोरेन ने भी अपना बयान दिया है, तो क्या कुछ कहा है हेमंत सोरेन ने, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लाया है और आज रात के 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया डाला है। महिला लोग डाला है कि नहीं आपके खाते में पैसा? अभी कल परसों भी पैसा आया है कि नहीं? मेरे बहुत बड़ा। और हम आपको बता देना चाहते हैं, हमने ये संकल्प लिया है कि हम फिर से हम लोग सरकार बनाएंगे और आने वाले 5 साल के अंदर आपके खाते में 1-1 लाख रुपया पहुंचाएगा। जी हाँ, तो हेमंत सोरेन ने इस योजना को बंद करवाने के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने एक तरह से बीजेपी पर हमला बोला है कि ऐसे वक्त पर इस योजना को बंद करवाने की कोशिश क्यों की जा रही है। हम जहां महिला सम्मान की बात करते हैं, बीजेपी इन मुद्दों को रोकने की, इन योजनाओं को रोकने की कोशिश में जुटी हुई है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार बीजेपी की तरफ से ऐसा कुछ काम किया गया हो, ऐसी कोई कार्रवाई की मांग की गई हो। और मतलब अगर आपको हम बता दें कि बीजेपी पर लगातार महिला विरोधी होने के आरोप लंबे वक्त से लगते आ रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी महिला विरोधी है। तो ऐसा होना चाहिए था कि वो बल्कि अपनी इस छवि को सुधारने की कोशिश करे, लेकिन उनके जो ये कदम जिस हिसाब से उनकी पार्टी उठा रही है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो इस महिलाओं के और खिलाफ जाने की राह पे हैं। देखिए, वो अपनी छवि सुधारने की क्या कोशिश करेंगे? उनके तो PM से लेकर उनके नेता तमाम एक दूसरे की छवि खराब करने में ही लगे रहते हैं। उनकी जुबान आप देख सकती हैं, चाहे यूपी में देखें, महाराष्ट्र में देखें, अब तो झारखंड में भी। तो ये धरातल पे कोई आप सीधा काम करें वैसा तो ये कर नहीं रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो है JMM को दबाने के लिए कुछ जो भी इनका षड्यंत्र, जो भी साम दाम दंड भेद ये कर सकते हैं, उसको करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, मतलब अगर ऐसा देखा जाए कि सिर्फ मैया सम्मान योजना की ही बात ना करें, चुनाव प्रचार से रोकने की कल्पना सोरेन को जिस तरह से कोशिश की गई, जिस तरह से ED-IT की रेट पड़वाई जा रही है JMM के नेताओं के घर, इंडिया गठबंधन के नेताओं के घर, इस तरह से इन सभी घटनाओं ने बीजेपी पर कई अहम सवाल खड़े कर दिए हैं कि चुनाव के वक्त ऐसे हथकंडे क्यों अपनाए जा रहे हैं। और विपक्ष कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है इन घटनाओं को लेकर के सवाल उठाने का। विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है, चाहे वो मतलब वोटिंग से जुड़ा भी मुद्दा क्यों ना हो। वोटिंग को लेकर के भी सवाल खड़े किए गए कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में वोटिंग का भी अलग अलग समय दिया गया लोगों को। तो ऐसा मतलब ये मुद्दा क्या है यश? देखिए आराधना, अभी जब हम बाइट सुना रहे थे, चर्चा कर रहे थे, इस बीच शहरी क्षेत्रों में भी वोटिंग समाप्त हो गई है। यानी एक तरह से कहा जाए पूरे झारखंड में जो पहले चरण की वोटिंग है वो संपन्न हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। और आधे घंटे बाद 5:30 बजे इसके जो है आंकड़े आ जाएंगे। लेकिन बात यह है कि वोटिंग प्रतिशत जो हम अनुमानित बता रहे हैं कि 70 से 75% तक आ सकता है। बता दूं, ग्रामीण क्षेत्रों में 4 बजे वोटिंग समाप्त हो गई। यानी पहले फेज की अगर बात करें, पहले क्षेत्र में 950 बूथ ऐसे थे जो ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते थे, ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आते थे। वहां 4 बजे वोटिंग समाप्त कर दी गई। और इसके पीछे कोई खास वजह? जी, इस पर भी हम आएंगे। लेकिन मैं आपको ये पहले ये बता दूं, आपने जो सवाल पूछा इस पर भी मैं आता हूं। लेकिन 4 बजे ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग समाप्त हो गई, 5 बजे शहरी क्षेत्रों में वोटिंग समाप्त हो गई। यानी ग्रामीण जो वोटर है उसे 1 घंटा कम मिला। और मैं आपको बता दूं, DB लाइव ने ही ये खबर 20 अक्टूबर को अपने चैनल पे चलाई थी। और JMM ने इसको लेकर, जब चुनाव आयोग ने ऐलान किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 4 बजे तक वोटिंग होगी, 7 बजे से 4 बजे, और शहरी क्षेत्रों में 7 बजे से 5 बजे तक, तो JMM ने इसकी मांग करते हुए कि सभी को वोटिंग का समान अधिकार मिले। अगर 5 बजे तक की वोटिंग शहरी क्षेत्रों के वोटर्स को मिल रही है तो 5 बजे तक की वोटिंग ग्रामीण क्षेत्रों के वोटर्स को भी दी जाए, क्योंकि सभी के पास समान अधिकार है वोट करने का। आप किसी को उसमें विभेद नहीं कर सकते। इसको लेकर JMM ने एक चिट्ठी भी लिखी थी चुनाव आयोग को। उनका दरवाजा भी खटखटाया था। लेकिन आपको मालूम है, जब विपक्ष दरवाजा खटखटाता है चुनाव आयोग का, तो चुनाव आयोग जो है कुंभकर्ण की नींद में सोता रहता है। लेकिन जब बीजेपी कोई शिकायत करती है कि विपक्ष ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो फिर एक मैसेज, साइलेंट मैसेज भी कर दिया जाए, तो पूरा दल बल लेकर जो है चुनाव आयोग मैदान में उतर जाता है
और जी सर कह के पूरी कार्रवाई करता है। जी हाँ, इस तरह के आरोप हमेशा ही विरोधी दल बीजेपी पर लगाते रहते हैं कि चाहे केंद्रीय एजेंसियां हो, चाहे चुनाव आयोग हो, बीजेपी हर तरह से हर धन बल का उपयोग करता है विरोधी दलों को चुनावी मैदान में एक तरह से कमजोर करने के लिए। इस तरह के आरोप तो हमेशा से ही लगाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा कि आपने बताया कि 4 बजे ही वोटिंग बंद कर दी गई। अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए भी मेरे हिसाब से तो ज्यादा ही वक्त देना चाहिए, वहां चुनाव प्रचार के लिए बल्कि ज्यादा वक्त देना चाहिए, ताकि लोगों तक ये मैसेज जा सके कि हाँ उनका एक एक वोट कितना जरूरी है, वो अपनी सरकार को चुने ये कितना जरूरी है। तो ऐसे में अब जब चुनाव प्रचार तो मतलब खैर बीत ही गए, लेकिन अब मतदान के लिए भी उन्हें पूरा वक्त नहीं दिया गया, उन्हें 1 घंटे का कम समय दिया गया। ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि जब इसके चुनाव की तारीखें घोषित हो रही थी, चुनाव का समय निर्धारित किया जा रहा था और चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने क्या कहा था कि सभी को समान मताधिकार मिले और हम चाहते हैं कि इस बार जो वोटिंग हो वो पिछली बार के वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा हो। लेकिन एक तरफ आप देखिए कह रहे हैं राजीव कुमार की वोटिंग परसेंटेज में हम चाहते हैं कि बढ़ोतरी हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भाग लें, और दूसरी तरफ आप जो है ग्रामीण वोटर्स को ऐसी सुविधा ही नहीं दे रहे हैं कि वो 5 बजे तक वहाँ जा सके। वो कहते हैं नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, तो आप लोगों ने उनके लिए क्या किया? नक्सली प्रभावित क्षेत्र है तो वहां आप उसका निराकरण कीजिए, पहली चीज। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आज वो नक्सली प्रभावित हो गया। अगर ऐसा है तो लोगों के मतदान के अधिकार की सुरक्षा के लिए आपको उस हिसाब से सुविधाएं देनी चाहिए थी, उस हिसाब से मतदान की व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। देखिए, व्यवस्था में आप वहां पे पैरामिलिट्री फोर्स लगाइए, आप वहां 1 घंटा पहले आप वोटिंग अगर चालू कर देते तो बराबर हो जाता। सुबह 7 बजे से 4 बजे और सुबह 7 बजे से 5 बजे, ये आपने टाइमिंग रखी। क्यों ना ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से 4 बजे तक की वोटिंग रखते, बराबर हो जाता। उतने ही घंटे की वोटिंग फिर शहरी क्षेत्र के वोटर्स को भी मिलती और ग्रामीण क्षेत्र के वोटर्स को भी मिलती। और वैसे देखा जाए तो गांव के लोग जल्दी उठ भी जाते हैं, तो इसलिए ये हो जाता। लेकिन इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर वहाँ पे नक्सली प्रभावित क्षेत्र वो कहा जा रहा है तो वहाँ आप पैरामिलिट्री फोर्स भेजते, वहाँ ऐसी सुरक्षा करवाते कि ग्रामीण सुरक्षित तौर पर सेफली वहाँ जाते, अपने मतदान क्षेत्र में बूथ पे वोट करके आते। लेकिन आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया? और दूसरी बात यह है कि ये कोई नई बात तो है नहीं कि आपको अभी पता चल रहा है कि वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यानी ये तो एक तरह से वही बात हो गई कि आप घरों से बाहर मत निकलिए, सड़कों पर निकलेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब चुनाव आयोग को जहां नक्सली क्षेत्र में सुविधाएं ज्यादा मुहैया कराने की जरूरत थी, वहां उन्होंने लोगों के मतदान के लिए वक्त ही कम कर दिया। एक तरह से ये उनके अधिकारों पर भी सवाल खड़े करता है कि लोगों को मतदान करने का जो अधिकार मिला हुआ है, उनको बराबरी का भी अधिकार इसके साथ ही मिला हुआ है। मतदान के समान अवसर, समान मौका, समान वक्त सभी को मिलना चाहिए। तो ऐसे में चुनाव आयोग पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि जब इससे लेकर पार्टी ने, जेएमएम ने चुनाव आयोग से पहले ही गुजारिश की थी, मतलब लगभग 1 महीने का टाइम मिला है उन्हें। इस अगर चुनाव आयोग चाहता तो इस पर वो कार्रवाई कर सकता था, लेकिन अगर 1 महीने के इस अंतराल में भी चुनाव आयोग ने इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की तो अपने आप में चुनाव आयोग पर बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और इसके अलावा ऐसा मतलब पोलिंग बूथों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण में वोटिंग के लिए कम वक्त दिया गया। इसके अलावा पोलिंग बूथ पर कई शिकायतें भी आई वोटिंग के दौरान। हमने देखा कई जगह पर मतदान के दौरान कई तरह की शिकायतें आई। तो आपके पास इनसे जुड़ी क्या खबर है यश? देखिए, एक है कांके विधानसभा, वहाँ की बूथ नंबर 396 की एक खबर है। हालांकि वो वीडियो हम दिखा नहीं सकते, तो उस वीडियो में क्या है वो ब्यौरा हम दे देते हैं और आप देखिए इसकी शिकायत चुनाव आयोग से जेएमएम ने की है। जी। जो चुनाव अधिकारी हैं और जो बाकी वहाँ पे जो संबंधित अफसर हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई, वो बूथ नंबर 396 में कार्यरत थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और अचानक वो क्या पाते हैं, वो जो टेबल्स लगी होती हैं जहाँ आप जाके काली स्याही लगवाते हैं, जहाँ आपके नाम की वो किताबें होती हैं, वहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो वहाँ का कोई कर्मचारी नहीं था। पता चला कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है और उसके पास बीजेपी की चुनाव सामग्री पाई गई। उसमें नरेंद्र मोदी की फ़ोटो थी, उसमें कमल की फ़ोटो थी। और जब वहाँ उनका वीडियो बनाया गया तो वो विरोध करने लगा कि मेरा वीडियो मत बनाइए। तो उन्होंने कहा हमारे पास अधिकार है, हमें ट्रेनिंग मिली हुई है, हम इसका वीडियो बनाएंगे, आप अपना नाम बताइए और इनका चेहरा आना चाहिए इस वीडियो में। जैसे ही ये कहा गया, वो आदमी वहाँ से भागने लगा। और ये वीडियो बहुत चल रहा है। इवन जो है हेमंत सोरेन ने, कल्पना सोरेन ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसको खूब चलाया है। लेकिन इसके बाद भी अगर चुनाव आयोग के कानों में जू ना रहेंगे तो फिर हम किसके पास जाएं शिकायत करने के लिए, ये सवाल उठता है।
जी बिल्कुल, मतलब चुनाव आयोग के पास लगातार जेएमएम की तरफ से, इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से एक के बाद एक शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इन पर कार्रवाई हो क्यों नहीं रही है। अब चाहे वो बूथ से जुड़ी शिकायत हो, चाहे वो कोई भी अन्य शिकायत हो, इन सभी पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और अगर हम देखें तो इसके अलावा यह भी देखा गया कि कई जगह पर कांग्रेस के झंडे उतरवाए गए। इसे लेकर के भी मतलब एक तरह से ना सिर्फ अलग अलग तरीके के हथकंडे जो बीजेपी की तरफ से अपनाए जा रहे हैं, चाहे मतलब केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल हो, चाहे वो बूथ पर भी एक तरह से प्रचार किए जाने की कोशिशें हो, चाहे वो कोई और कोशिशें हो। इस बीच एक खबर यह भी आ रही है कि कई घरों से कांग्रेस के झंडे उतरवाए जा रहे हैं जबरदस्ती, और इसे लेकर के भी कांग्रेस विधायक ने सवाल खड़े किए हैं। तो क्या कुछ है ये मुद्दा, यश? देखिए, हमारे पास इनकी बाइट भी है। ये है दीपिका पांडे सिंह। ये कांग्रेस की विधायक हैं और जेएमएम की सरकार में मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, और इन्होंने आरोप लगाया है कि घरों से कांग्रेस के झंडे निकाले जा रहे हैं और भी ऐसी कई गतिविधियां की जा रही हैं बीजेपी के लोगों की तरफ से, जो कि असंवैधानिक है, जो आचार संहिता का उल्लंघन करती है। मैं कहना चाहूँगा, अगर वो बाइट है हमारे पास दीपिका पांडे सिंह की, तो वो ज़रूर सुनाएं। बिल्कुल, हम एक बार दीपिका पांडे का बयान सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है इसे लेकर। भाजपा की हताशा अब साफ नजर आ रही है। महगामा में कई घटनाएं कांग्रेस के झंडा को उतारने को लेकर के ग्रामीणों ने बताया है कि रात के अंधेरे में गाड़ियां चल रही हैं और कांग्रेस के झंडों को हटा रही है। हद तो कल से हो गई है कि जब बस्तियों को चिन्हित करके भाजपा के निशान वाले साड़ियां सभी जगह बांटी जा रही हैं। भाजपा के लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आपके हर छल प्रपंच के लिए हम लोगों ने तैयारी करके रखी है। इलेक्शन कमीशन को शिकायत भी होगी और ग्रामीण भी आप लोगों पर नज़र बहुत कड़ी रखे हुए हैं। धन्यवाद। जी हाँ, तो हमने देखा कि एक तरह से जो जेएमएम है, कांग्रेस है, इंडिया